पुरानी कहावत है कि जिस आदमी के सिर पर पक्षी बैठने लगे उसे शुद्धात्मा समझो। यदि इसे सही माने तो अनुग्रह बाबू के शुद्धात्मा होने का एक ये भी प्रतीक है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने संस्मरण में उनके कबूतर प्रेम का खास तौर से उल्लेख किया है। हजारीबाग जेल में एक कबूतर उनका प्रिय बन बैठा। आस-पास फुदकते वो कभी अनुग्रह बाबू के माथे पर जा बैठता तो कभी कंधे पर पांव जमाकर अपनी पंखें खुजलाने लगता था और कभी बगल में सटकर ध्यान मग्न हो जाता था। अनुग्रह बाबू भी उसे बहुत ही प्यार करते थे। खाने के समय उसे अपने हाथ पर बिठाकर दाने खिलाते और अवकाश के समय उसे गोद में लेकर उसके डैनियों को सहलाते थे। जेल में वो अनुग्रह बाबू के परिवार का शिशु सा बन गया था और कबूतर के लौटने में जब कभी कुछ देर हो जाती तो अनुग्रह बाबू इधर उधर नजर घुमाते हुए उसकी प्रतीक्षा करने लगते। अचानक एक दिन वो कबूतर एक बिल्ली का शिकार हो गई। अनुग्रह बाबू उसे बचाने दौड़े लेकिन उसे बचा नहीं सके। अनुग्रह बाबू के लिए ये किसी निजी शोक की तरह था। उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया और सिसक सिसक कर खूब रोए। ये थे अनुग्रह नारायण सिंह, एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, जिन्हें वित्त मंत्री की भी जवाबदेही दी गई थी। अनुग्रह नारायण इंस्टीट्यूट देखा होगा आपने, पटने में ही है। वही मकान में वो रहते थे, मैं भी उनके साथ थी। मैं उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। एक दिन बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो गया, डॉक्टर्स लोग आए। डॉक्टर ने कहा बाबू साहब आप आज किसी से मिलना नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आप रेस्ट कीजिए। उनसे कह दिया हाँ हाँ ठीक है हम रेस्ट करेंगे। वो लोग चले गए। आइए इनको देखा तो नीचे चले गए। फिर हम साथ साथ नीचे गए। हमने कहा देखिए महात्मा गांधी भी थकावट होने के बाद, थकान होने के बाद वो रेस्ट करते हैं। आप जान क्यों दे रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर हाई है, क्यों आप नीचे आ गए? तो बोले महात्मा गांधी हैं, वो महात्मा है। अब मैं तो मामूली सेवक हूँ जनता का। अगर उनकी सेवा करते करते उनके दुख को दूर करते करते मेरा प्राण निकल जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उपनेता थे। 1937 में ही बाबू साहब बिहार प्रांत के वित्त मंत्री बने। 1946 में जब दूसरा मंत्रिमंडल बना तब वित्त और श्रम दोनों विभागों के पहले मंत्री बने और उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में विशेषकर श्रम विभाग में अपनी न्यायप्रियता, लोकतांत्रिक विचारधारा और श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जो परिचय दिया वो सराहनीय ही नहीं अनुकरणीय है। कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनती है 1937 में, जिसको कहते हैं कि आज़ादी की पहली किस्त 1937 में मिली। उसके बाद से अनुग्रह बाबू और श्री बाबू की जोड़ी जो है बहुत जिसमें कहते हैं कि बिल्कुल स्मूथ जोड़ी का जो चलना होता है, ये दोनों की जोड़ी चलती रही है। और आज़ादी के बाद जब पहली सरकार बनती है अनुग्रह बाबू उसके अंदर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और सारी चीज़ों के ऊपर जो है जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जैसे ऑल इंडिया के ऊपर जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर थे और सरदार को जो है कांग्रेस इस पर ऑर्गेनाइजेशन पर उनकी पकड़ थी, वैसे बिहार में श्री बाबू चीफ मिनिस्टर थे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पर अनुग्रह बाबू की पकड़ थी। एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। श्रम मंत्री के रूप में अनुग्रह बाबू ने बिहार केंद्रीय श्रम परामर्श समिति के माध्यम से श्रम प्रशासन और श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए जो नियम और प्रावधान बनाए वे आज पूरे देश के लिए मापदंड के रूप में काम करते हैं। तृतीय मंत्रिमंडल में उन्होंने खाद, बीज, मिट्टी, मवेशी में सुधार लाने के लिए शोध कार्य करवाए और पहली बार जापानी ढंग से धान उपजाने की पद्धति का प्रचार कराया। पूसा का कृषि अनुसंधान फार्म उनकी ही देन है। आज़ादी मिलने के बाद बिहार में जो सरकार बनी उसमें अनुग्रह बाबू की अहम भूमिका रही और उनके जिम्मे कृषि विभाग रहा। कृषि को समुन्नत करने की दिशा में अनुग्रह बाबू के अथक प्रयास रहे और हम लोगों ने भी आज कुछ उनसे, उनके कार्यों से प्रेरणा ली है। बीच के दिनों में कृषि को तो मार दिया गया था।
आज़ादी के बाद प्रथम बार कृषि विभाग को मैप पर लाने का काम अनुग्रह बाबू का रहा है। मैं जानता हूं उस समय डायरेक्टर एग्रीकल्चर हुआ करते थे मिस्टर बीपी अखौरी, बड़े ही मशहूर सिविल सर्वेंट थे, और उनके साथ जब मीटिंग होती थी तो मुझे मालूम है, मुझे याद है, मैं उस समय बहुत बड़ा नहीं था लेकिन मैं देखा करता था और सुनता था। कृषि की महीन से महीन सुक्तियों पर चर्चा हुआ करती थी और उसका असर पड़ा। उसका असर ये पड़ा कि साहब बिहार में कृषि का उत्पादन यानी अन्न का उत्पादन बढ़ता ही गया। बिहार के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। राज्य के प्रशासनिक ढांचा को तैयार करने का काम अनुग्रह बाबू ने किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक बिहार के निर्माताओं में शुमार किया जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा मानवतावादी प्रगतिशील विचारक और दलितों के उत्थान के प्रबल समर्थक और आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। उनके उसी विद्वत व्यक्तित्व का ही प्रतिफलन है कि राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक अध्ययन संस्थान को उनके नाम के साथ जोड़कर गरिमा प्रदान की गई। आज भी एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट अपने सामाजिक शोध कार्यों से विश्व का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। ये उनका प्रेरक व्यक्तित्व ही है कि हमने हर रूप में उनकी स्मृति को अपने बीच सुरक्षित रखने की कोशिश की है। उनके विराट व्यक्तित्व ने पूरे देश को प्रभावित किया, लेकिन वे सदा अपनी माटी से जुड़े रहे। आश्चर्य नहीं कि आज भी औरंगाबाद का कण कण उनके स्मृति चिन्हों से आच्छादित है। अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होता ये सिलसिला अनुग्रह स्मृति भवन, टाउन हॉल होते हुए लोगों के दिलों तक उतर जाता है। अनुग्रह बाबू का जन्म बिहार के पोइवा गांव में 18 जून 1887 को हुआ। बिहार के विकसित गांवों की झलक दिखाती पोइवा को अभी भी गर्व है कि बिहार विभूति उसकी ही माटी में पले बढ़े। ये पोइवा की वही हवेली है जो अभी भी उनके व्यक्तित्व की खुशबू से सुवासित है। उल्लेखनीय है कि ये वही कमरा है जहां अनुग्रह बाबू का जन्म हुआ था और जहां बाद में बिहार के छोटे साहब के रूप में लोकप्रिय मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह ने भी जन्म लिया था। हरियाली से घिरे इसी संपन्न गांव में संपन्न परिवार में उनका बचपन बीता। उनके पिता ठाकुर विशेश्वर दयाल सिंह की अपने इलाके में प्रतिष्ठा थी। उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। सन 1900 में उनका दाखिला औरंगाबाद मिडिल स्कूल में करवा दिया गया। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बाद 1904 में गया जिला स्कूल में उन्होंने स्कूली पढ़ाई पूरी की और 1908 में पटना कॉलेज में प्रविष्ट हुए। जिस समय ये पटना कॉलेज में आए उस समय देश गुलामी की जंजीर को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल होने लगा था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और योगीराज अरविंद जैसे महान आत्माओं का प्रादुर्भाव हो चुका था। इन महान आत्माओं के कार्यकलापों और व्याख्यानों का समुचित प्रभाव अनुग्रह बाबू के हृदय पर पड़ा। उनका हृदय भी भारत माता की सेवा के लिए तड़प उठा और वे उस पावन मार्ग पर अग्रसर हो गए। सरफुद्दीन के नेतृत्व में बिहारी छात्र सम्मेलन नामक संस्था संगठित की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आरंभिक दिनों में ही उनकी संगठनात्मक क्षमता की पहचान कर कहा था, मेरा परिचय अनुग्रह बाबू से बिहारी छात्र सम्मेलन में ही पहले पहल हुआ था। मैं उनकी संगठन शक्ति और हाथ में आए हुए कार्य में उत्साह देखकर मुग्ध हो गया और वो भावना समय बीतने से कम न होकर अधिक गहरी होती गई। ये संबंध उन दोनों के शुरू हुए कलकत्ता में, जब बिहारी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में दोनों पदाधिकारी चुने गए। तो उसके बाद से जो इनका आपसी सानिध्य शुरू हुआ वो अंत तक चलता रहा। अंत तक का मतलब अनुग्रह बाबू का देहांत 1957 में हुआ। तब तक जो दोनों के बीच में आत्मीयता थी, दोनों के बीच में जो समझ थी, वो बिरले ही देखी जाती थी। जब 1946 के दंगे हुए बिहार में, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बापू को भी कहा कि
आप अनुग्रह बाबू हैं वहाँ, चिंता मत कीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। जवाहरलाल जी आए पटना और 3 या 4 दिन रहे और हर दिन वो जाया करते थे उन इलाकों में जहाँ दंगे होते थे, दंगाग्रस्त इलाके थे, उनका वो दौरा करते थे। साथ पे जाते थे बाबू साहब उनके साथ, अनुग्रह बाबू उनके साथ। तो 3-4 दिन के बाद जब स्थिति में सुधार हुआ, तब जवाहरलाल जी ने बापू को चिट्ठी लिखी कि अब यहाँ पर स्थिति में सुधार आया है, नॉर्मलसी आ रही है, अब मैं वापस दिल्ली आ रहा हूँ और आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अनुग्रह बाबू को छोड़े जा रहा हूँ। ये इस बात पर आप मानेंगे कि जब ये यहाँ हैं तो वो ठीक से देख रेख करेंगे। सन 1910 में आईए की परीक्षा भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की, फिर बीए में प्रवेश किया। उसी वर्ष प्रयाग में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें वे अपने उत्साही सहपाठियों के साथ गए। उस अधिवेशन में महामना गोखले आदि विद्वान राष्ट्रभक्तों के भाषणों को सुनने का अवसर भी इन्हें प्राप्त हुआ, जिससे वे बड़े प्रभावित हुए। सन 1914 में इतिहास में एमए करने के बाद 1915 में बीएल की परीक्षा में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। कुछ समय के लिए उन्होंने कॉलेज की नौकरी भी की, लेकिन राजनीतिक सक्रियता उन्हें पटना हाईकोर्ट खींच लाई। वकालत के सिलसिले में सरलता की मूर्ति देश रत्न राजेंद्र बाबू के संसर्ग में अधिक रहने का सुअवसर भी इन्हें प्राप्त हुआ और उनसे पेशे को उन्नत करने की प्रेरणा भी मिली। उन्हें वकालत करते हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि चंपारण में नील आंदोलन की आग सुलग उठी। चंपारण के किसानों की तबाही का समाचार जब महात्मा गांधी ने सुना तो वे करुणा से विचलित हो उठे। चंपारण का किसान आंदोलन 45 महीनों तक चलता रहा। अनुग्रह बाबू बराबर उसमें सक्रिय रहे और आखिर तक डटे रहे। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो गांधी युग शुरू होता है 1915 में, और उसकी शुरुआत 1917 की है चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी के जो सहयोगियों में पहली पंक्ति के जो सहयोगी लोग हैं बिहार के, उसमें अनुग्रह बाबू थे, राजेंद्र बाबू सब में सीनियर थे, मजरूल हक, मिस्टर मजरूल हक। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में बृजकिशोर बाबू, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, ये 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह बनाया। और गांधी जी ने जिसके बारे में कहा कि इट वाज चंपारण दैट इंट्रोड्यूस मी टू इंडिया। तो अगर स्वतंत्रता संग्राम में अगर सोचेंगे तो जो पहली पंक्ति के लीडर्स हैं हमारे, वो अनुग्रह बाबू हैं। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ उन्हें गांधी जी के आश्रम में ही रहकर सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। अनुग्रह बाबू ने चंपारण के नील आंदोलन में गांधी जी के साथ लगन और निर्भीकता के साथ काम किया और आंदोलन को सफल बनाकर उनके आदेशानुसार 1917 में पटना आए। सन 1922 में गया में पहली बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का गठन हुआ, जिसके चेयरमैन की जवाबदेही इन्हें सौंपी गई। इस पद पर पहली बार इन्हें अपनी प्रशासनिक कुशलता दिखाने का अवसर मिला। सन 1929 के दिसंबर में सरदार पटेल ने किसान संगठन के सिलसिले में मुंगेर आदि शहरों का दौरा किया। तब अनुग्रह बाबू सभी जगह उनके साथ थे। 26 जनवरी 1930 को सारे देश में